लास्ट क्लास में जो चीज़ हमने डिस्कस करी थी उसी के आगे कंटिन्यूटी करते हैं। अच्छा भाई, हमने लास्ट क्लास में टेक्निक्स डिस्कस कर रहे थे आप कि हमारे पास हम आउटलायर्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं और रिमूव किस तरीके से करना है। तो हमने डिटेक्शन की हद तक बात करी थी। डिटेक्ट हमने और दो टेक्निक्स देखी थी कि हमारे पास दो टेक्निक्स कौन सी हैं, एक Z-स्कोर थी और एक IQR। तो अब हमें यहाँ पर देखना है मज़ीद कि भाई अगर डिटेक्ट कर लिया है और उसके बाद हमारे पास क्या आ रही है चीज़, अगर आउटलायर्स आ रहे हैं और वो वैलिड आउटलायर्स हैं। अब जैसे तुम्हारे पास रिज़ल्ट आया था, तुमने चेक किया तो तुम्हारे पास मीन जो है आउटलायर्स को हटा के अलग आ रहा है और तुम्हारे पास पहले आउटलायर के साथ अलग आ रहा था। सही, तो इसका मतलब है आउटलायर्स क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। सही, तो इसका मतलब है कि उनको हटाना लाजमी है। लेकिन मेरे केस में स्क्यूनेस थी और स्क्यूनेस पे हमने डिस्कस किया था कि IQR को अप्लाई करना होता है, लेकिन हमारे पास मीन जो है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा था ज़्यादा और ना स्टैंडर्ड। ज़्यादा ना पड़ने का मतलब है कि हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज चेंज हो रही हो। अगर नंबर्स चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है इफेक्ट पड़ रहा है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज चेंज होना वो कोई मसले की बात नहीं होती। सही, तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने मैच तो कर लिया, हमने चला भी लिया। अब यहाँ पर मुझे मजबूरतन करना पड़ेगा रिमूव। क्यों? क्योंकि समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ इफेक्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ हम क्यों करेंगे, यहाँ पर इसलिए करेंगे भाई हमारे पास तुम लोगों को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। अब सबसे पहले क्या करना होगा, जहाँ प्रीवियस जितना भी रिजल्ट था उन सब चीज़ों को पहले एग्जीक्यूशन दे दें भाई, कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई थी। लास्ट में हमने कंपैरिजन ये देखा था कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सही, तुम्हारे पास पड़ेगा तो तुम डिसाइड करोगे कि भाई हमारे पास हमें करना क्या चाहिए आगे। तो वो करना क्या है, वो करना ये है कि भाई हमारे पास कहाँ गई फाइल, देखो IQR नज़र आ रही है यहाँ पर, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी IQR। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है। यहाँ देखो तुम्हारे पास एक चीज़ नज़र आ रही है। अगर एक तो काम मेरा ये हो सकता है, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, ड्रॉप रॉस विथ आउटलायर्स। सही, एक तो मैं ये कर सकता हूँ, आउटलायर्स जहाँ पर हैं उन रॉस को क्या कर दूँ, रिमूव कर दूँ। लेकिन क्या होगा, डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंस में इस चीज़ से गुरेज किया जाता है कि रॉस को डायरेक्ट, क्योंकि तुम्हारे पास नल वैल्यू या फिर जो डिस्टर्ब कर रही है वो वैल्यू कौन से कॉलम में, एग्जाम स्कोर में। तुम्हारे पास 10 कॉलम और हैं जिसकी वैल्यू तुमने अभी तक चेक नहीं करी है, तो वो हो सकता है वो क्या हो, वो इजाफी डिलीट हो जाए। बात समझ में आ रही है, वो पूरी रॉ डिलीट हो जाएगी। सिर्फ एक डेटा की वजह से तुम्हारे पास पूरी रॉ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो क्या है, प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी ये होती है कि हम क्या करते हैं, हम रॉस को रिमूव नहीं करते। हम आगे देखेंगे हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ में हम इम्प्यूटेशन करते हैं, यानी कि उन कॉलम, वो जो खाली हमारे पास नल वैल्यूज़ हम करेंगे, अभी आगे क्या करेंगे उसका तरीका है कि हम खाली वैल्यूज़ को फिल करेंगे, फिलर करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। रॉस को हटाना कोई मसले का हल नहीं है। रॉस को जब हटाया जाता है जब मेरे पास कितना रिकॉर्ड हो, मेरे पास इतना है, कितना लिखा हुआ है 1 लाख 10 लाख, इतने रिकॉर्ड्स हों तो मैं रॉस को रिमूव कर सकता हूँ। अब मेरे पास हैं कितने, मेरे पास 6607 है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो लिमिटेशन देखी जाती है कि अगर रॉस की मकदार ज़्यादा है और उस पर एल्गोरिथम अच्छा काम कर सकते हैं या फिर कुछ और हो सकता है, तो वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ रॉस को रिमूव करते हैं। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी कभी भी रॉस को रिमूव करना नहीं होती। क्या होती है पहली प्रायोरिटी, कि उनको नल करके फिल किया जाए। या तो पहले ही नल वैल्यूज़ हैं तो वो फिल हो जाती हैं, लेकिन हम आउटलायर्स को नल, क्योंकि तरीका यही है, एक ही बच सकता है, या तो हम डिलीट कर दें या फिर हम उसमें भर दें कोई वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, उसको खाली करेंगे, क्योंकि उन वैल्यूज से तो इफेक्ट हो रहा है। ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये मुझे बता रही हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ 6 हो गया, यहाँ विदाउट आउटलायर 6 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसका मतलब है इम्पेक्ट कर रहा है आउटलायर, तो उसको हटाना लाजमी है। कैसे हटाओगे, एक चीज़ तो मसले का ख़त्म ही हो गया कि मैं रॉस को रिमूव ही नहीं कर सकता, पहली प्रायोरिटी।
मैं इसको नहीं कर सकता, ये तो कहानी ख़त्म हो गई, पहला काम नहीं कर सकता। दूसरा काम क्या कर सकता हूँ कि उस वैल्यू को हटाऊँ। एग्ज़ाम स्कोर में अगर एक वैल्यू आ रही है या आउटलायर है, अगर इसको हटाना पड़ेगा। फिर 10 रिकॉर्ड बाद फिर आ रहा है, बीच बीच में होगा ना, हमें क्या पता कहाँ पर है, वो तो हमें निकाल के बता रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका बेहतर तरीका है प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में कि भाई तुम उसको पहले क्या कर दो, पहले नल कर दो। तरीका है, पैटर्न है कि भाई पहले नल कर दिया जाए और नल करने के बाद तुम्हारे पास तुम उसमें इम्प्यूटेशन कर दो, यानी कि अपडेटेड फाइल बनाकर। सही, क्योंकि यहाँ नल कर दोगे तो मेमोरी में सेव है, तुम्हारी शीट कोई नहीं बनी हुई, मेमोरी में सेव हुआ हुआ है, आगे कुछ नहीं हो सकता। दोबारा चलाओगे वही आ जाएगी स्टेट। सही, अगली दफ़ा खोलोगे वैसी फाइल होगी, वैसी सारी चीज़ें, सिर्फ आर की मेमोरी में तुम्हारे पास सेव हुआ हो। तो देखो क्या कंडीशन कर रहे हो, यहाँ क्या लिखा है, जिस कॉलम पे काम कर रहे हो, क्या कंडीशन, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट लगा रहे हो, इफ एल्स, जैसे प्रोग्रामिंग में करते हैं। आर में इफ एल्स लिखने का तरीका ये है। क्या कर रहे हो, इफ की कंडीशन है, अगर ये देखो तुम तो ये पूरी क्या है, इफ की कंडीशन है। सही, इफ की कंडीशन है। और इफ में मैंने समझाया था लास्ट क्लास में कि भाई लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट, तो लेस देन लोअर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट से छोटे जो होंगे वो हटाने हैं, और क्या करना है, ग्रेटर देन अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट से, जो प्रेजेंटेशन में मैंने दिखाया था येलो हाईलाइट हुआ हुआ था, तो वहाँ पर वो हटाने हमने। तो वो क्या करने हैं, उसको रिप्लेस किससे करना है कि अगर दिखें हमें लोअर लिमिट से छोटे अपर लिमिट से बड़े तो क्या फिल कर दो, एन ए, यानी कि उन वैल्यूज़ को हटा दो, वो मेरे लिए सही नहीं है। बात क्लियर है। और फिर उसके बाद अगर नहीं होता, अगर ऐसा नहीं मिले तो एल्स में क्या है, कॉमा के बाद है, इसका मतलब है एल्स। ये एल्स है तुम्हारे पास कि भाई वैसे ही रहने दो, अगर नहीं फाइंड आउट होता भाई ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं करो। तो इसको क्या करना है, हमने इसको एग्जीक्यूशन देनी है, और एग्जीक्यूशन में हमारे पास इस तरीके से आएगी। सही, तो ये हो गया तुम्हारे पास। अब फिर क्या है तुम्हारे पास, देखो तुम्हें क्या करना है, तुम बोल रहे हो यार मेमोरी में सेव नहीं हो, मैं उसको अलग फाइल में भी देखना चाहता हूँ, मैंने इतना सारा काम किया है, वो सेव होना चाहिए फाइल में। क्या करोगे, तो उसके लिए अगर ये नहीं करोगे ना, देखो वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है, इसका मतलब क्या है, जो ऊपर लिखा है सेट वर्किंग डायरेक्टरी। सही, तो ये फंक्शन है कि भाई तुमने एक वर्किंग डायरेक्टरी बता दी कि यहाँ सेव कर दो फाइल को, तो पहले इसलिए इसको कर रहे हो। लोकेशन वही दी जहाँ डेटा सेट मेरे सेव है, वरना क्या होगा, जहाँ तुम जिस फाइल, जो ये फाइल जहाँ बनी हुई है वहाँ सेव कर देगा तो वो अलग हो जाएगा। मैंने डेटा सेट में रखी हैं सारी चीज़ें, तो मैं डेटा सेट में रखना चाह रहा हूँ। और फिर उसके बाद देखो क्या करना है, write.csv, यानी कि भाई CSV फाइल बना दो। किस डेटा सेट पे, डेटा सेट अपडेट हो चुका है, स्टूडेंट्स अब ये ऊपर वाला स्टूडेंट्स नहीं रहा। बात क्लियर है, क्योंकि मेमोरी में अपडेशन कौन सी है, इस कॉलम में अपडेशन हो चुकी है कंडीशन के हिसाब से। बात क्लियर है। और यहाँ पर आकर तुमने बोला कि भाई ये नाम है मेरा, कोई भी नाम दे दोगे, और रॉ नेम्स पे क्या कर दिया तुमने, फॉल्स कर दिया, यानी कि भाई रॉ को फोकस नहीं करना, रॉस पे कोई फोकस नहीं करना, सो मैं डायरेक्ट कॉलम पे अपडेशन लगानी है। बात क्लियर है, कॉलम की बात हो रही है, रॉस का गेम नहीं हो रहा है यहाँ पर। समझ में आ रही है बात। तो इसको यहाँ पर तुम एग्जीक्यूशन दोगे, पहले चेंजिंग डायरेक्टरी बता दी उसको, भाई यहाँ कर दो सेव फाइल, और मैंने बोला कि भाई अपडेटेड किस पे काम करके मैं सेव कर रहा हूँ, एग्ज़ाम स्कोर पे। बात क्लियर है। तो ये एक फ़ाइल जो इस पर सेव होगी, उसमें अपडेशन किस पे नज़र आएगी तुम्हें, देखो नीचे आ गया, कोई एरर नहीं आया। मुझे कहाँ मिलेगा, मैंने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बताई है उसको। वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ बताई है कि भाई यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट का फोल्डर है, उसमें तुम बना दो इसको। तो यहाँ देखो क्या हुआ, एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। इस फाइल में तुम्हें क्या चेंजेस नज़र आएंगी, बताओ क्या चेंजेस नज़र आएंगी, किस कॉलम पे चेंजेस नज़र आएंगी। ये अब वो वाला कॉलम नहीं रहा, ये वो वाली फाइल नहीं है। कहाँ अपडेशन नज़र आएगी, एग्ज़ाम स्कोर पे, जहाँ आउटलायर्स थे। यहाँ मुझे नहीं करना था क्योंकि मेरे पास रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं, आउटलायर डिस्टर्ब नहीं कर रहे। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ, रिप्लेसमेंट कर दिया। और इसका रीज़न क्या है, एनए को अभी करने का रीज़न ये है
कि हमें इम्प्यूटेशन करनी है, हमें रिकॉर्ड, देखो अगर ये डिस्टर्ब कर रही थी वैल्यू तो मैं यहाँ पर इस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता। रॉ को रिमूव करना पहली प्रायोरिटी मेरी नहीं हो सकती। पहली प्रायोरिटी है कि मैं इसमें इम्प्यूट करूं। क्या इम्प्यूट करते हैं? मीन, मीडियन, मोड, जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी है, उन वैल्यूज़ को फिल करते हैं देख के। ऐसा नहीं है आँख बंद करके मीन ही डालते रहें, देख के करते हैं कि हमारे पास यहाँ एन ए की जगह क्या आना चाहिए। तो यहाँ देखो एन ए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे होंगे। अब मुझे काउंट नहीं देखना है कितने, बस हमें पता है रीज़न कि यार उसने कंडीशन हमने सही बताई है। तो यहाँ देखो एन ए, और कहीं चेंजेस नहीं नज़र आ रही, बस यहाँ पर। बात क्लियर है? तो ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से होती है। स्क्यूड डेटा था मेरे पास एग्ज़ाम स्कोर का, लेकिन इफ़ेक्ट कुछ नहीं कर रहा था आउटलायर, लेकिन हमने यहाँ पर फिर भी इसको कर दिया। बात क्लियर है? तो यहाँ देखो तुम्हारे पास इस तरीके से ये होता है। ये एक चीज़ क्या हो गई कि अगर मैं एन ए फिल कर रहा हूँ, यानी कि आगे इन फ्यूचर मुझे आउटलायर्स को हटाकर नई वैल्यू डालनी। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? बड़ा डेटा सेट हो तो मैं ऐसा डिसीजन लेना पड़े कि यार मैं क्या करूं, मैं रॉस को ही रिमूव करूं। ये भी हो सकता है केस आगे बड़े रिकॉर्ड्स पे। कब होता है ये? इसको भी याद रख लो। ये कब हो सकता है? ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ बड़े रिकॉर्ड्स पे हो। एक और पॉइंट है कि अगर मेरा काम इन किससे नहीं हुआ, इम्प्यूटेशन से नहीं हुआ, यानी कि मेरा मॉडल इम्प्यूटेशंस पे भी परफॉर्म सही नहीं कर पा रहा है, तो तुम्हारा अगला स्टेप होगा कि क्या करो तुम, किस पे जाओ, रिकॉर्ड को रिमूव कर, यानी कि चेक करोगे। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे फाइनल कर दिया। अगर तुम्हारा मॉडल नहीं काम कर रहा, आगे प्रेडिक्टिव मॉडलिंग सही नहीं हो रही, तो अगला स्टेप होगा कि यार अब मुझे इस पे आना पड़ेगा। वैसे नहीं किया, बचाया मैंने रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड्स बचे लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन फिर अगर अगली चीज़ है तो वो क्या है? रिकॉर्ड्स को रिमूव कर, सही पूरे रिकॉर्ड्स को रिमूव करना, यानी कि यहाँ पर कंडीशनली इस तरीके से रिमूव करना। क्या है ये रिमूव करने का मकसद? कि भाई क्या करना है, हमने कॉलम में से वो वाली वैल्यूज़ बस एक्सट्रैक्ट कर लेनी है जो आउटलायर्स के अलावा हो। यहाँ देखो उल्टी कंडीशन है, ये मैंने पिछली क्लास में समझाई थी। ग्रेटर देन कर दिया, लेस देन था ऊपर, वो अलग सिनेरियो था। क्यों, क्या कर रहे थे हम कि हम आउटलायर्स को देखना चाह रहे थे। अब उल्टा कर रहे हैं, आउटलायर्स को नहीं रखना, तो उल्टा है, बस कंडीशन चेंज कर दी, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू, यानी कि इसी के अंदर अंदर वैल्यूज जो हैं वो आउटलायर्स के अलावा हैं। सही। तो ये प्रेजेंटेशन में पिछली क्लास में सारी चीज़ें दिखाई थी कि भाई विजुअली क्या है इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये इस तरीके से हमारे पास हो रहा है। और यहाँ देखो ये क्या है, पूरे एरे में स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉमा से पहले जो दे रहे हो, इसका मतलब है रॉस की बात हो रही है। जब भी आर में देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, कॉमा से पहले जो चीज़ है वो रॉस की बात हो रही है। और अगर कॉमा के बाद की बात कर रहे हो, इसका मतलब है कॉलम्स, यानी कि दो सेक्शंस हैं, रॉज और कॉलम। रॉ की कंडीशन यहाँ क्यों दी? क्योंकि रॉस को कंसिडर करेगा। कॉलम की कंडीशन कुछ नहीं दी, इसका मतलब है मैं सारे रिटेन्ड रखना चाह रहा हूँ कॉलम। मैं ये नहीं बोल रहा कि पहला कॉलम चाहिए मुझे, दूसरा। कॉलम से कोई इम्पैक्ट नहीं है हमारा, कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक था रॉस से। तो वो रॉस के लिए हम फर्स्ट सेक्शन में डालेंगे। बात क्लियर है? तो यहाँ पर भी पूरा लिखा हुआ है ये सब। सही। तो यहाँ पर किसी भी कॉलम पे करो, यही करना है तुम्हें काम। लेकिन ये चीज़ हमारी फाइनल नहीं होती। हम पहले क्या करते हैं, वो जो तुम्हें पहले तरीका बता दें। सही। जो तुम्हारे पास आया था रिजल्ट IQR का, उसको लो, क्योंकि तुम्हारे पास तो वाकई में वैल्यूज चेंज हो रही थी, इफेक्ट कर रही थी, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम्हें तो लाजमी यही करना है, कॉलम पे करो उसको ज़रा इम्प्लीमेंट। अच्छा भाई VNC कनेक्ट करो, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हमारे पास हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़, हमने अभी देखा कि हमारे पास हमने NA से फिल किया था। सही। हमने मिसिंग वैल्यूज़ बनाई हैं खुद। सही। तो अब ये पैटर्न तुम्हारे पास डेटा सेट है और उसमें मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो उसमें भी तुम कर सकते हो। और अगर तुम आउटलायर्स को देखकर आए हो और आउटलायर्स को फिल करना है, तो उसमें भी कर सकते हो। यानी कि दोनों जगह एक ही स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी जो तुम अभी तक हमने डिस्कस किया है। सही। तो अब देखो मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने का तरीका क्या है।
मैंने तुम्हें अभी डिस्कस करके बताया था। क्या लिखा हुआ है कि भाई नीचे देखो कि दो ही तरीके हैं, एक रिमूवल टेक्निक्स या तो रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है, एक क्या है इम्प्यूटेशन टेक्निक यानी कि फिल करना वैल्यूज़ को। सही, तो अब तुम इम्प्यूट करो या फिर रिमूव करो, दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या हो सकती हैं, प्रॉपरली अप्लीकेबल हो सकती हैं। लेकिन क्या कंडीशन है कि अगर रिकॉर्ड ज़्यादा है और तुम ट्राई पहले क्या करोगे, पहली प्रायोरिटी बस याद रखनी है कि इम्प्यूटेशन वाली है, पहले रिमूव करना नहीं। सही, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास डिलीट रॉस डिलीट कॉलम्स, दो सिचुएशन हो सकती हैं रिमूवल में। यानी कि अगर तुम रिमूव करने जा रहे हो तो रिमूव करते वक्त ये दो ही चीज़ें कर सकते हो, या तो रॉस को डिलीट करना या डिलीट कॉलम्स। ये वाला जो पार्ट है ये बहुत कम सिनेरियोज में होता है, ये ना होने के बराबर होता है। सबसे मेन चीज़ होती है रॉस की, क्योंकि रिकॉर्ड्स पे बात होती है। कॉलम बहुत एक्सेप्शनल लेवल है कि बिल्कुल एक्सेप्शनल हो गया तो कॉलम हटाओगे, लेकिन रॉस को डिलीट कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ ड्रॉबैक मैं अभी डिस्कस करके आया था, मे लीड टू लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि भाई इंफॉर्मेशन जाने का खदशा है। क्यों है, क्योंकि बाकी रिकॉर्ड तो सही है, बाकी कॉलम्स में तो वैल्यू सही है, सिर्फ एक ही कॉलम में मसला था ना, तो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है उसकी वजह से। सही, तो यहाँ ये हम इसलिए पहली प्रायोरिटी नहीं रखते, हम क्या रखते हैं, हम रखते हैं इम्प्यूटेशन टेक्निक। सही, तो देखो क्या है, इम्प्यूटेशन में दो तरीके हैं। सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ के आए हैं, हमारे पास सारी चीज़ें सेंट्रल टेंडेंसी से कैलकुलेट हो रही होती हैं। तो मीन मीडियन इम्प्यूटेशन कब है उसके लिए रीज़न लिखा हुआ है, और मोड इम्प्यूटेशन कब करनी है उसके लिए रीज़न लिखा हुआ है। मीन मीडियन इम्प्यूटेशन कब है कि भाई तुम रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज विद द मीन फॉर सिमेट्रिक डेटा, यानी कि अगर तुम्हारा डेटा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वो है तो तुम मीन से फिल करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा स्क्यूड डेटा है, बात क्लियर है, तो देखो बिल्कुल सिंपल क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हारे पास तुमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड देखा तो तुम्हें मीन से करना है, और अगर स्क्यूड है तो मीडियन से। और ये बात समझाने की ज़रूरत ना पड़े अभी, जो पूरा रेगुलर अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, कि मीन और मीडियन में क्या फ़र्क था, ये सेंट्रल टेंडेंसी में डिटेल में डिस्कस किया था। क्यों मीन को सिमेट्रिक में फिल कर रहे हो और मीडियन को स्क्यूड में फिल कर रहे हो, ये मैंने बताया था कि मीडियन और अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है, और मीन हमारे पास मीन पे इम्पैक्ट पड़ता है वैल्यूज़ की वजह से। सही, तो जब भी हम स्क्यूड में कंसिडर नहीं कर रहे मीन को, बात क्लियर है। मोड इम्प्यूटेशन कब होती है, देखो बहुत आसान तरीका, कहाँ होती है, क्या लिखा हुआ है, कैटेगोरिकल डेटा। यानी कि अगर कैटेगोरिकल डेटा में तुम्हारे पास कैटेगरी वाले डेटा में वैल्यूज़ क्या है, खाली हैं, तो क्या करोगे, उसको करोगे मोड से फिल। मैंने करके भी बताया था कॉलम में कैटेगोरिकल वाले में, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि भाई ये मोड जो है ज़्यादातर कैटेगोरिकल पे अचीव किया जाता है, कैटेगोरिकल पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि ये किसको लेकर आता है, पॉपुलैरिटी को देखता है। सही, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस को, बात क्लियर है। तो यहाँ इम्प्यूटेशन का बहुत आसान सा तरीका है कि भाई तुमने फिल किस तरीके से करना है, और यहाँ पर तुम्हारे पास ये पैटर्न तुम्हें याद रहना चाहिए। और इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास हमें किस तरीके से मिसिंग वैल्यूज़ को टैकल करना है। सही है, तो यहाँ पे देखो अपडेटेड डॉट CSV है, यानी कि अभी जो बनाई है उसको लोड कर लेते हैं। जो मैंने अभी एक और नई बनाई थी एग्ज़ाम स्कोर, उसका नाम देख लेते हैं यहाँ पर किस नाम से सेव हुई थी, एग्ज़ाम अंडरस्कोर, और फिर उसके बाद सही। तो अब न्यू फाइल जो है अपडेटेड जो बनाई थी उसको लोड करना है, उसको लोड कर लिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई हमारे पास सही लोड हो रही है या नहीं हो रही। तो हमारे पास एग्ज़ाम स्कोर में यहाँ पर जहाँ नल वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास आ रही होंगी, ये देखो NA आ रही है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास रिजल्टेंट आएगा कि यहाँ पर हमारे पास NA वैल्यूज़ शो हो रही हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हों, अब वो NA वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं। और अब दोबारा हम फाइल पे गए और यहाँ पर हमने देखा हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़, कहाँ चला गया सही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेरिफिकेशन क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम लोड करके
दोबारा से देखें, डेंसिटी प्लॉट को बना के देखें, यहाँ पर सारी चीज़ों को देखें, और यहाँ पर हमने काम किस पे किया है, हमने किया एग्ज़ाम स्कोर। तो हम यहाँ एग्ज़ाम स्कोर के हवाले से देखेंगे कि भाई एग्ज़ाम स्कोर है और एग्ज़ाम स्कोर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, क्या चीज़ हुई है, ये क्यों देखना है। ये देखो, इसका रीज़न अभी स्लाइड में डिस्कस करके आए हैं कि भाई पहले ये देखना है कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक है अभी भी या फिर तुम्हारे पास स्क्यूड है। तो इसको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, तब जाके तुम डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इम्प्यूटेशन कैसे करनी है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, मैंने कॉलम सेलेक्ट किया और कॉलम पे देखो मैंने जब नल वैल्यूज़ को हटा दिया, ये एग्ज़ाम स्कोर का ऐसा रिजल्ट नहीं था, सही। लेकिन जब मैंने आउटलायर्स को हटा दिया, NA वैल्यूज़ कर दी, तो NA तो रिमूव ही करके दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब है वो तुम्हारे पास इम्पेक्ट कर ही नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास सिमेट्रिक हो रहा है। तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा कि यार मैं इम्प्यूट कैसे करूँगा, मैं इम्प्यूट करूँगा किस तरीके से, मैं करूँगा मीन से या मीडियन से, किससे करना चाहिए मुझे, मीन से करना चाहिए या मीडियन से, मीन से करना चाहिए, क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन में देखा कि सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर मीन से करें। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब पहले यहाँ पर देखो तुम्हारे पास है कि पूरे डेटा सेट में तुमने यहाँ चेक किया। अब ये तरीका होता है, अब तुम नया डेटा सेट ला रहे हो या आउटलायर्स के साथ, तो तुम ये करोगे कुछ चीज़ें वेरीफाई कि NA एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये चेक करना है तुमने अपने डेटा सेट में। तो यहाँ पर तुम्हें हर जगह का रीज़न मिल जाएगा। तो NA और डेटा सेट को पास कर दिया कि भाई हमारे पास यहाँ कोई NA वैल्यूज़ हैं या नहीं है। तो सिंपल सा तरीका है, फंक्शन लगाया और डेटा सेट को डाल दिया, नीचे क्या रिजल्ट मिल रहा है, ट्रू। हमें पता है NA थे, तो वेरीफाई भी हो रहा है कि भाई ट्रू एग्जिस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद देखो क्या है, क्या कर रहे हो कि जो डेटा सेट में NA मौजूद हैं कितने हैं उसको काउंट करना है। तो कैसे कर रहे हो कि भाई इस डॉट NA तो है चेक करके, लेकिन उसका क्या कर लो, वैल्यूज़ का सम कर लो, सही। यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पर हम ये तरीक़ेकार क्या है कि भाई यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी NA को करते वक्त करनी है हमें। तो क्या किया, यहाँ पे देखो सम करके दे दिया कि भाई NA जो थे वो 104 है नल वैल्यूज़। मेरे पास 6607 का डेटा सेट है और उसमें से 104 कौन से कॉलम पे हैं वो मुझे पता है, कौन से कॉलम पे आ रही हैं वो भी मुझे पता है कि एग्ज़ाम स्कोर पे। नीचे क्या आ रहा है तुम्हारे पास देखो, कि अगर तुमसे किसी ने बोल दिया कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा और तुम्हें भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, कहाँ पर है, कौन सी चीज़ें हैं, तो ये तुम्हारे पास है हल के भाई तुम पर कॉलम चेक कर लो। तो पर कॉलम के लिए कौन सा फंक्शन है, कॉल सम्स। तो पर कॉलम में तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएगा, देखो सम यहाँ क्या है, यहाँ जस्टिफिकेशन क्या है कि मुझे ये वेरिफिकेशन हो जाएगी कि कौन से कॉलम पे भाई जो 104 दिखा रहा था वो यहाँ मुझे कहाँ दिखा रहा है, एग्ज़ाम स्कोर में। आउटलायर्स यहीं थे, हमने इसी को टैकल किया था, तो यहाँ तुम्हारे 104 यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये पूरा पैटर्न है कि भाई तुम हर चीज़ को वेरीफाई करते हुए जा रहे हो, सही। तो अब देखो यहाँ पर फाइंड NA इन स्पेसिफिक कॉलम्स। अगर अभी भी तुम्हारे पास कॉलम समझो 1000 हैं तो ऐसे भी रिजल्ट समझ में नहीं आएगा तुम्हें। यहाँ तो बहुत कम है ना, 20 हैं, आ गए लाइन में, समझ में आ गया, स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन 1000 होंगे तो ये पूरी स्क्रॉल ही करता चला जाएगा, क्या क्या देखोगे। तो उसका और बेस्ट ऑप्शन है, क्या है, फाइंड NA इन स्पेसिफिक कॉलम। यानी कि भाई ये सारी चीज़ें तुम क्या कर रहे हो, ये सब इसलिए कर रहे हो कि भाई ताकि तुम पूरी जस्टिफिकेशन के साथ कहीं गलत चीज़ को यहाँ पर तुम टारगेट ना कर दो और तुम्हारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्ली सही चलें। तो यहाँ देखो क्या कर रहे हो, यहाँ पर आकर मैंने इसको रन किया तो मेरे पास व्यू स्टूडेंट्स का हमारे पास बनेगा, और वो कहाँ बनेगा, हमारे पास यहाँ पर देखो ऊपर आया, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास रिज़ल्ट जो आ रहा है उसमें क्या है, सारी चीज़ें एग्ज़ाम स्कोर में सारी सीक्वेंस वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, NA, सही।
तो यहाँ पर एन का मतलब क्या है, ये वो वाली रॉस को दिखा रहा है, वो वाली रॉस को टैकल किया है कि ये 104 रिकॉर्ड्स हमारे पास एंट्रीज मौजूद हैं। सही, नीचे तुम्हारे पास देखो वेरिफिकेशन है 104 एंट्रीज 20 टोटल कॉलम्स। सही, तो ये अभी हमने डिस्कस करके आए ये बात कि जब तुम यहाँ दे रहे होते हो तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है रॉस की बात हो रही है। कॉमा के बाद तुमने खाली छोड़ा हुआ, इसका मतलब है तुम क्या बोल रहे हो, सारे कॉलम्स को रिटेन्ड रखना है। सही, तो यहाँ क्या कर रहे हो कि स्पेसिफिक कॉलम में तुमने देख लिया कि भाई यहाँ पर एन थे और सब तुम्हें पता चल गया, उसके हिसाब से तुम्हें निकाल के दिखा दिया। अब वो तुम हर कॉलम पे कर सकते हो। इसको यहाँ से फिलहाल हटा दें, हम एक ही कॉलम पे काम कर रहे हैं। तो देखो अब क्या है, मुझे फाइंड आउट हो गया, अब मेरी बारी है कि भाई इम्प्यूट करना, कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इम्प्यूट करना चाह रहा हूँ। मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने रिजल्ट भी वेरीफाई कर लिया। तो अब देखो इम्प्यूटेशन कैसे, क्या करना है मुझे, किस पे काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एग्ज़ाम स्कोर पे। और एग्ज़ाम स्कोर पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ फाइंड आउट किया था कि भाई इस डॉट एन ए, ये रिज़ल्ट हमने ऊपर देखा है, क्या देखा है, इस वाली जगह पे जहाँ सारे एन ए थे। सही, तो मैं यहाँ पर इसको फिल करवाना चाह रहा हूँ, किससे, इसको फिल करवाना चाह रहा हूँ मैं मीन से। क्यों मीन से फिल करवाना चाह रहा हूँ, वह भी हम डिस्कस करके आए। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से हमने क्या किया, एग्ज़ाम स्कोर, और यहाँ पर तुम्हारे पास पूरी जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ देखो ये जो चीज़ आ रही है ये क्या है, ये एक्चुअल डेटा सेट की बात हो रही है। बात क्लियर है, मीन जो निकल रहा है वो एक्चुअल डेटा सेट है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस डॉट एन ए। इन दोनों में फ़र्क बताओ तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ तक तुम्हें कहानी समझ में आ गई। बताओ भाई, ये जो लिखी हुई है चीज़, ये किस चीज़ को देख रही है, और ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये किस चीज़ को फॉलो कर रही है। ये जो लिखा हुआ है सिर्फ, और ये जो लिखा हुआ है, इसमें डिफरेंस बताओ। बताओ भाई, इस डॉट एन ए के अंदर रखा है ना तुमने कॉलम को, एग्ज़ाम स्कोर को, तो अभी ऊपर क्या दिखा था हमें, इसी को तो देखा था हमने। तो हमें रिजल्टेंट में क्या नज़र आ रहा था, एग्ज़ाम स्कोर में सारी वैल्यूज़ क्या थी, एन ए थी। इसका मतलब है मैंने पहले वो जगह बताई कि ये एन ए है सारे। और यहाँ क्या फ़र्क है, यहाँ क्या कर रहे हो, इस डॉट एन ए यूज़ कर रहे हो, यहाँ क्या है, यहाँ एक्चुअल डेटा सेट है और एग्ज़ाम स्कोर। इसका मतलब, और यहाँ क्या बोल रहे हो, एन ए डॉट रिमूव ट्रू, यानी कि जितने एन ए उनको हटा दो, यानी ये 104 जो वैल्यूज़ हैं उसको हटाकर किसको कैलकुलेट करो, मीन को, क्योंकि एन ए पे तो चलेगा ही नहीं, वो एन ए 104 है। तो ये कैलकुलेट करके उसमें डाल दो, जो भी मीन आएगा 67 आता है वो हर एन ए में चला जाएगा। सही, एन ए में फिल क्या हो जाएगी, वैल्यूज़ फिल हो जाएंगी, तो मैं हर जगह वही मीन नज़र आएगा जो तुमने मीन कैलकुलेट किया। बात क्लियर है, तो इसलिए इम्प्यूटेशन का तरीका यही है कि इम्प्यूट कहाँ कर रहे हो, एग्ज़ाम स्कोर में इम्प्यूट कर रहे हो। तो तुमने इसको रन किया, इसको रन करने के बाद तुमने क्या करना है, यहाँ पर वेरिफिकेशन करनी है दोबारा। क्या वेरिफिकेशन करनी है कि भाई तुमने यहाँ पर आकर इसको देखा प्लॉट, डेंसिटी प्लॉट में, कि अब क्या है इम्पैक्ट और अब किस तरीके से मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँ इसको, तो मेरे पास देखो क्या हुआ कि मैंने इम्प्यूट किया और बेल कर्व क्या हो गया, और सही हो गया, और बेहतर हो गया यहाँ पर तुम्हारे पास। और अब तो एन ए है ही नहीं, अगर एन ए रिमूव ट्रू भी नहीं लिखोगे, फॉल्स भी लिखते हो, तो वही तुम्हारे पास बेल कर्व में इम्प्रूवमेंट आ गई। तो बेल कर्व में इम्प्रूवमेंट आ गई और हमें पता भी चल गया कि भाई हमारा काम क्या था, हमारा मकसद था सिर्फ बेल कर्व को देखना नहीं, वैल्यूज़ इम्प्यूट करने हैं। तो वैल्यूज़ कैसे इम्प्यूट कर रहे हो, वैल्यूज़ इम्प्यूट की तुमने विद द हेल्प ऑफ मीन, क्योंकि हमारा पहले से ही बेल कर्व था। बात क्लियर है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास अब देखो क्या चेक करते हो, दोबारा वेरीफाई करना है ना, एन ए अभी भी एग्जिस्ट करता है कोई, दोबारा तुमने चलाया, क्या आ रहा है रिजल्ट, फॉल्स। इसका मतलब है भाई जो एन ए थे तुमने ऊपर मीन से फिल कर चुके हो एग्जाम स्कोर में, और किसी और जगह अगर होंगे तो ट्रू देगा ये। सही,
अगर और कॉलम्स में होते तो ट्रू करता, लेकिन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी आ गया। और सम भी करोगे तो मैं वही चीज़ नज़र आनी है। मैं डायरेक्ट क्या करूँ, कॉल सम्स वाला चला दूँ। कॉल सम्स में देखो क्या हुआ एग्जाम स्कोर, यानी कि जितनी वैल्यूज़ खाली थी उसमें क्या फिल हो गया, मीन फिल हो गया। यानी कि 67 जो भी मीन है वो कैलकुलेट करके निकाल लो, वो तुम्हारे पास फिल हो गया। और अब क्या फाइनल तुम क्या देख सकते हो, व्यू एग्ज़ाम स्कोर, यानी कि एग्ज़ाम स्कोर को निकाल के देख लो कि भाई यहाँ पर मेरे पास देखो पूरी एंट्रीज़ हैं, सारी हैं, और इसमें तुम्हारे पास यहाँ पर साइड पे जो भी नल वैल्यूज़ होंगी वहाँ तुम्हें हर जगह तुम्हारे पास फिलर वैल्यू नज़र आएगी। यानी कि अब जो स्टेट तुम्हें नज़र आ रही है वो कुछ इस तरीके से। और इसको सेव करना है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या चलाओगे, अभी पिछली उसमें डिस्कस किया था टॉपिक में कि भाई लोकेशन बताओ और जो करंट डेटा सेट है उसको क्या कर दो, सेव करवा दो अपडेट करके। बात क्लियर है, समझ में आ गया भाई कॉन्सेप्ट कि हमारे पास किस तरीके से हमें कोई भी डेटा सेट पे देखना है और किस तरीके से हमारे पास काम करना है। यानी कि हमने जो आउटलायर्स हटाए थे उसको प्रायोरिटी रखी थी कि एनए से फिल करें, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसको हमने देख के जस्टिफाई करके डेंसिटी चेक करके वैलिडेट करके हमने क्या किया, उसमें फिल करवा दी वैल्यू मीन की। तो तरीका सेंट्रल टेंडेंसी है तुम्हारे पास। अगर क्या होता, अब देखो यहाँ से सिर्फ गेट नहीं होता रिजल्ट, एक बात जहन में रखो कि यहाँ पर ये जो बेल कर्व नज़र आ रहा है तो सही है, हर दफ़ा बेल कर्व तुम्हारे पास नज़र नहीं आएगा। बेल कर्व अगर था तो तुमने मीन से डाल दिया, अगर नहीं होता तो किससे करते, मीडियन से करते। बात क्लियर है, स्क्यूड होता। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास यहाँ पर इससे नहीं देखना, तुम्हें मॉडल को दे के देखना है। मॉडल पे ट्रेंड करवाया, तुम्हारा मॉडल परफॉर्म नहीं कर रहा, इसका मतलब है अभी भी वो जो वैल्यूज़ हैं वो बेहतर काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि मीन तो मेरी डेटा साइंस की टेक्निक थी ना कि इम्प्यूट करना। लेकिन अगर फिर भी मॉडल नहीं हो पा रहा, प्रेडिक्ट सही नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि तुम सेकंड चीज़ पे जाओगे, क्या, इसको करने के बाद किस चीज़ पे जाओगे, इसको करने के बाद जाओगे तुम किस पे, रिमूवल टेक्निक पे। यानी कि इम्प्यूट कर लिया, अगर सही है इम्प्यूटेशन पे काम तुम्हारा बन गया, उसका मतलब है क्लियर है। लेकिन अगर इससे नहीं हो रहा काम आगे फर्दर, तो तुम अगली चीज़ पे जाओगे कि भाई मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ। बात क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल इस तरीके से करते हैं। और कंटिन्यूटी क्या थी उसको याद रखना, इंटर क्वार्टाइल रेंज करके आए तभी हम एन ए को कर रहे हैं। अब तुम्हारे पास डेटा सेट वैसे ही एन ए वाला है तो उस पर भी कर सकते हो, और तुमने आउटलायर को देखा है तो उस पर भी कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर इसको करो ज़रा इम्प्लीमेंट, जो आउटलायर्स डायरेक्ट जिन्होंने किए हैं उसको यहाँ पर उसी